एक रात मेरे शौहर के साथ गुजार लो, इस बात का किसी को पता ना चलेगा, मगर तेरे शौहर का कर्जा उतर जाएगा। मैंने अपने मजबूर शौहर की खातिर अपनी इज्जत का सौदा कर दिया और शौहर के दोस्त के घर चली गई। वो बोला तुम बेड पर बैठो, मैं नहा कर आता हूँ। मैं दिल में अल्लाह अल्लाह करती रही। फिर वो आया और लाइट बंद करके मुझे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन मेरे होश उड़ गए जब उसने मुझे मेरा शौहर मेरे सामने बैठा रो रहा था और मैं बस उसके पैरों से लगकर बैठी थी। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मैं बेबसी के आलम में उसे देख रही थी। खुदा के वास्ते अब रोना तो बंद कर दो। मैं बेइंतहा परेशान होकर उसके हाथ थाम चुकी थी। मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है शबाना। तू नहीं जानती कि मैं किस मुश्किल से गुजर रहा हूँ। इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी जान खुद ले लूं। रोज रोज सेठ मेरी तजलील करता है, कहता है कि अगर मैंने उसका कर्जा पूरा ना चुकाया तो वो मुझे जेल भिजवा देगा। सोच, अगर मैं जेल चला गया तो तेरा क्या होगा और मैं सारी जिंदगी जेल में कैसे गुजारूंगा। तू तो जानती है सेठ अमीर आदमी है और वो कुछ भी कर सकता है। ये कहकर जाहिद फिर रोने लगा था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किन लफ्जों से उसे तसल्ली दूं, कैसे दिलासा दूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो रोते हुए अपने मुंह पर थप्पड़ बरसाने लगा था। काश कि मैं एक गलती ना करता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मेरी वजह से तुम भी इस दलदल में फंस रही हो। तुम अपने माँ बाप के घर वापस चली जाओ। सेठ मेरे साथ जो करेगा सो करेगा। मैं घबरा कर उसके हाथ पकड़ने लगी और रोते हुए उसके सामने बैठ गई और कहा बस करो जाहिद, अब खुद को मत मारो। तुम्हारी एक एक चोट मेरे दिल पर लग रही है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसने सर झटक दिया और आंखें बंद करके दीवार से टेक लगा ली। जैसे हार मान चुका हो। उसके होंठ कांप रहे थे और सांसें उखड़ी हुई थी। उस लम्हे मुझे लगा अगर मैंने आज हिम्मत ना की तो यह आदमी मेरे सामने टूट जाएगा हमेशा के लिए। मैंने उसके सीने पर सर रख दिया और दिल ही दिल में खुद को सख्त किया, क्योंकि मुझे अंदाजा हो चुका था कि इस घर में रोने से कुछ नहीं बदलेगा। गुजरते वक्त के साथ खतरा भी तो बढ़ता जा रहा था। जाहिद, मैं सेठ के पास चलती हूँ, तुम्हारे साथ मैं इससे बात करूंगी। मैं उससे वादा कर लूंगी या फिर उसे समझाऊंगी कि हम जल्दी उसका कर्जा चुका देंगे। क्या पता वो मेरी बात मान जाए। जाहिद ने फौरन इनकार कर दिया। सेठ अच्छा आदमी नहीं है। वो किस नीयत का है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम कभी उसके पास मत जाना। वो मेरे शौहर ने फौरन ही मुझे रोका था। लेकिन जाहिद, इस मसले का कोई तो हल निकालना होगा। तुम कब तक यूं सारी सारी रात रोते रहोगे। माना कि तुमसे गलती हुई, लेकिन अब हम दोनों को मिलकर ही कुछ करना होगा। मैंने फौरन जाहिद को समझाने की कोशिश की थी। मैं कह रहा हूं ना शबाना, तुम अपने घर चली जाओ। अपने बाप के साए में तुम महफूज रहोगी। तुम्हारी इज्जत बरकरार रहेगी। यहाँ तुम्हें खतरा है। अगर पुलिस मुझे ले गई तो तुम अकेले क्या करोगी। और आज नहीं तो कल पुलिस मुझे पकड़ ही लेगी। अब सेठ का सबक जवाब दे देगा। काश मैं उस दिन सेठ से उधार ना लेता, उसका कर्जा मुझ पर ना चढ़ता तो ये सब ना होता। जाहिद रोने लगा था। जाहिद, तुमने बहुत मजबूरी में कर्जा लिया था। हमें क्या मालूम था कि सेठ इतना बुरा आदमी निकलेगा कि वो कुछ दिन भी सब्र नहीं करेगा। जाहिद कहने लगा कि मैं एक आखिरी कोशिश करके देखता हूँ। मेरा एक दोस्त काफी अरसे बाद परदेश से लौटा है। मैं उससे मिलने नहीं गया। मैं उसके पास जाता हूँ, क्या पता कोई सबील बन जाए। जाहिद को अचानक ही ये ख्याल आया था और वो उठ खड़ा हुआ था। मैंने दिल ही दिल में दुआ की थी कि मेरे शौहर की मुराद पूरी हो। वो थोड़ी ही देर बाद घर से बाहर निकल गया था और जब आधी रात को वापस लौटा तो मैं उसके इंतजार में ही जाग रही थी। जाहिद, खाना खा लो पहले, फिर बात करते हैं। वो खामोशी से आकर बैठ गया था। मैंने उससे फौरन खाने का पूछा था, लेकिन जाहिद ने इनकार कर दिया। मुझे भूख नहीं है। वो बिल्कुल चुपचाप था। क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त ने मना कर दिया है क्या। मैं पूछना तो नहीं चाहती थी, लेकिन पूछना पड़ा। और फिर जाहिद ने नजर भरकर मुझे देखा। कहने लगा नहीं, उसने मना नहीं किया, बल्कि यूं समझो कि मेरे मुंह में वो अल्फाज ही नहीं आए कि मैं उससे कर्जा मांग सकूं। न जाने कितने सालों बाद हम एक दूसरे के सामने थे। वो मुझे देखते ही मेरे गले लग गया। बहुत खुश था। वो बातें करने लगा, अपनी नौकरी के बारे में, अपने बाहर मुल्क के बारे में बताने लगा। वो यहाँ अपनी शादी के सिलसिले में आया हुआ है। बस वो सब कुछ सुनाता रहा और मैं सुनता रहा। मुझ में इतनी हिम्मत ना पड़ी कि मैं इतने अरसे बाद अपने दोस्त से मिलते ही उससे कर्जा मांग लेता। बस मैंने उसे कल खाने पर बुला लिया है, ये कहकर जाहिद चुप हो गया था और मैं चौंक गई थी। खाने पर? लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम उसे खाना कहाँ से खिलाएंगे। आप उसे कर्जा मांगने गए थे और उसे दावत देकर आ गई हैं। मेरी बात पर जाहिद ने हैरत से सर उठाकर मुझे देखा और कहने लगा कैसी बातें करती हो शबाना। मैंने उसे यहाँ किसी खास मकसद के तहत बुलाया है। मैं थोड़े बहुत पैसे कहीं से अरेंज करता हूँ। तुम कल अच्छे से खाना बनाना। जब वो यहाँ आ जाएगा तो फिर मैं उससे कर्जे की बात भी कर लूंगा। जाहिद ने ये कहकर खामोशी इख्तियार कर ली थी और मैं गहरी सोच में डूब गई थी। दिल में एक अजीब सा खौफ और बेचैनी सर उठा रही थी, मगर मैंने खुद को संभाला। मैं नहीं चाहती थी कि जाहिद को मेरी घबराहट का अंदाजा हो।
रात काफी गुजर चुकी थी। जाहिद लेट गया था मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मैं भी करवटें बदलती रही। दिल बार बार किसी अनहोनी के खदशे से कांप उठता था। अगली सुबह मैं मामूल से पहले जाग गई। किचन में जाकर मैंने खामोशी से काम शुरू कर दिया। दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि आज का दिन शायद हमारी जिंदगी का फैसला कर दे। मैंने सादा सा खाना तैयार किया। हर काम के साथ लबों पर बेआवाज दुआ थी। दोपहर के करीब जाहिद उठा तो उसके चेहरे पर अभी वही परेशानी जमी हुई थी। उसने मुझसे नजरें चुराई जैसे मुझसे कुछ छुपाना चाहता हो। मैंने भी कोई सवाल ना किया। बात सवालों के जवाब खामोशी में ही बेहतर होते हैं। शाम ढलने लगी तो घर में एक अजीब सा सुकून छा गया। हर आहट पर दिल चौंक उठता था। जाहिद बार बार घड़ी देख रहा था और मैं दरवाजे की तरफ। आखिरकार दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल जोर से धड़का। जाहिद ने दरवाजा खोला तो उनका दोस्त सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर इत्मीनान था और लहजे में बेतकल्लुफी। जाहिद अपने दोस्त को अंदर ले आया। आओ यार अंदर आओ। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, ये मेरी बीवी है शबाना। उस शख्स ने एक नजर मुझ पर डाली और उसी लम्हे मेरी सांस जैसे रुक सी गई। मेरी नजर उसके चेहरे पर ठहर गई और दिल जोर से धड़क उठा। ये चेहरा मैं लाखों में भी पहचान सकती हूँ। ये भला भुलाए जाने के काबिल कहाँ था। मेरे हाथ बेख्तियार कांपने लगे। कदमों में जैसे जान ही ना रही। मैं पूरी तरह घबरा गई थी और कुछ ऐसे ही हाल जाहिद के सामने खड़े उस शख्स का भी था। वो एक लम्हे को साकित रह गया। उसकी आंखों में हैरत, घबराहट और पहचान एक साथ उभरी। उसने खुद को फौरन संभालने की कोशिश की मगर वो पल भर की लग्जिश मेरी नजर से छुप ना सकी। मैंने उसके हाथों की कपकपाहट को महसूस कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम उसकी आवाज में वो इत्मीनान ना था जो दरवाजे पर खड़े होते वक्त था। मैंने बामुश्किल जवाब दिया, वालेकुम सलाम। मेरा अपना हाल ऐसा था कि काटो तो बदन में लूह नहीं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। जाहिद इस खामोशी से बेखबर था। मेरे कानों में दिल की धड़कन गूंज रही थी और आंखों के सामने मासी के मनाजिर धुंधले धुंधले उभरने लगे। मैंने नजरें झुका ली मगर दिल में उठने वाला तूफान किसी सूरत थमने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे यूं लगा जैसे तकदीर ने एक बार फिर मुझे वहीं ला खड़ा किया हो जहां से मैं बरसों पहले जान बचाकर निकली थी। और आज वही चेहरा मेरे घर की दहलीज पर खड़ा था। वो जाहिद के साथ ड्राइंग रूम में बैठ गया था। जाहिद बातों बातों में उसे हमारे हालात बताने लगा। जैसे जैसे वो जाहिद अपने हालात और कर्जों के बारे में बताता गया मेरे कदमों तले से जमीन खिसकती जा रही थी। मैं शर्मिंदगी के मारे सर उठाने की हिम्मत ना कर पा रही थी। आखिरकार जाहिद ने अपने कर्जे का जिक्र किया और कहा, मैं कुछ रकम उधार चाहता हूँ। ये सुनकर वजाहत ने एक नजर मेरी तरफ डाली। मैं चाय के कप लिए अंदर दाखिल हो रही थी मगर वजाहत की उस नजर ने मेरी रूह को जैसे छलनी कर दिया हो। उसने आहिस्ता मगर वाज़े लहजे में कहा, 2 लाख रुपए तो काफी बड़ी रकम है लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। यह सुनकर जाहिद के चेहरे पर खुशी के तासुरात उभरने लगे। वो फौरन ही वजाहत का हाथ पकड़ कर बैठ गया और कहा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्र गुजार रहूंगा। जैसे भी मुमकिन हुआ तुम्हारा कर्जा वापस कर दूंगा। फिर जाहिद ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, बेगम खाना लगा दो। मैं खामोशी से बाहर का रुख कर गई मगर पीछे से वजाहत के जुमलों की गूंज मेरे कानों में बजती रही। वो कह रहा था, बदले में मुझे पैसे नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। एक लम्हे के लिए मेरा दिल कांप उठा। वजाहत क्या मांगने वाला है ये सोचकर मेरी सांसें तेज हो गई मगर मैं वहां रुक नहीं सकती थी इसलिए मैं बावर्ची खाने की तरफ चल गई और छोटे से कमरे में दस्तरखान बिछाने लगी। मैंने छोलों का पुलाव बनाया और थोड़ा सा मुर्ग का सालन तैयार किया। उसके अलावा घर में ज्यादा कुछ भी मौजूद नहीं था। ये पैसे भी रात को जाहिद किसी से उधार लेकर आया था वरना हमने तो काफी दिनों से मुर्गी की शक्ल भी ना देखी थी। दस्तरखान लगाने के बाद जब वो ड्राइंग रूम का रुख करने लगी फिर मेरी नजर अपने शोहर के चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो रहा था। माथे पर लकीरों का जाल सा था और चेहरे के तासुरात अचानक बदल गए थे। थोड़ी देर पहले वाली खुशी जैसे गायब हो गई थी। जाहिद खाना खाने लग गया। मेरे कहने पर जाहिद ने चौंक कर मुझे देखा और फिर वजाहत के साथ आकर खाना खाने बैठ गया। वो दोनों खाना खा रहे थे जबकि मैं दूर खड़ी थी। वजाहत ने खुद ही मुझे आवाज दी और कहने लगा, शबाना आप खाना नहीं खाएंगी क्या? उसके इस तरह मुझे नाम से पुकारने पर मैंने घूर कर उससे देखा था क्योंकि वो मुझे भाभी कहकर भी मुखातिब कर सकता था लेकिन उसने मेरा नाम लेना गवारा ना किया था और यही बात मुझे नागवार गुजरी थी। जाहिद भी कहने लगे, हाँ शबाना बैठ जाओ। मजबूरन मैं जाहिद के बराबर में बैठ गई जबकि वजाहत मेरे सामने बैठा था। वो खाना कम खा रहा था और उसकी निगाहें मुझ पर ज्यादा जमी हुई थी। खाने के बाद वो मेरे शोहर से ये कहते हुए वापस चला गया था कि तुम कल शाम को आकर मुझसे पैसे ले लेना। ये सुनकर मेरा दिल खुश हो गया था कि कम से कम पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन मेरा शोहर खुश नहीं था। वजाहत के जाने के बाद मैंने जाहिद का हाथ पकड़ा और खुशी से कहा कि अब क्यों परेशान हो, अब तो सारे मसले हल हो गए। लेकिन जाहिद ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, नहीं, बदले में जो उसने मांगा है वो देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये कहते हुए वही मेरे सामने ही बैठ गए थे। कहने लगे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं और क्या नहीं।
ایک طرف وجاہت پیسے دینے کو تیار ہے لیکن دوسری طرف اس نے ایک ایسی شرط رکھ دی ہے جسے پورا کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں کل پیسے لینے نہیں چاہوں گا۔ میں نے فوراً زاہد سے پوچھا ایسی بھی کون سی شرط ہے؟ اگر وہ پیسوں کی واپسی کی بجائے کچھ اور مانگ رہا ہے تو آپ دے دیں، کم سے کم ہماری زندگی بھر کے لیے جان تو چھوٹ جائے گی۔ آپ ہی بتائیں 2 لاکھ روپے ہم کہاں سے لائیں گے؟ اگر آج ہم نے قرضہ لے بھی لیا تو اسے چکانے کے لیے بھی ہمیں سالوں درکار ہوں گے۔ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کی شرط مان لیں۔ میری بات سن کر ظاہر نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ وہ شرط میں ایک رات کے لیے تمہیں چاہتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ یہ 2 لاکھ روپے اس نے تمہاری ایک رات کی قیمت لگائی ہے۔ یہ کہہ کر زاہد بری طرح رونے لگا تھا، بالکل بچوں کی طرح، اور میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے وجاہت سے ایسی گھٹیا حرکت کی امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ میں اسے سالوں سے جانتی تھی لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر گر جائے گا۔ میں نفی میں سر ہلاتے پیچھے ہو گئی تھی اور زاہد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ شبانہ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں بہت مجبور ہوں لیکن میں تمہارا سودا نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے یہی کرنا ہوتا تو میں کب کا سیٹھ کی بات مان لیتا۔ سیٹھ مجھ پر اتنا دباؤ اس لیے تو ڈال رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر میں وجاہت سے قرضہ لے کر سیٹھ کا قرضہ چکاؤں گا تو بدلے میں پھر مجھے تمہاری عزت ہارنی ہوگی۔ میرا شوہر خاموشی سے اٹھ کر چھت پر چلا گیا تھا اور میں اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ وجاہت میری ماضی کا وہ حصہ تھا جب مجھ پر جوانی کا دور تھا۔ وجاہت مجھ پر مر مٹا تھا اور میں بھی اسے چاہنے لگی تھی۔ ہماری محبتوں کے سلسلے بڑھنے لگے۔ میں وجاہت کو بہت امیر اور پیسے والا سمجھتی تھی کیونکہ اس کے بڑے بھائی کا اچھا خاصا کاروبار تھا، لیکن پھر اس کے بڑے بھائی کی شادی ہوئی اور وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گئے۔ تب وجاہت اپنی ماں بہنوں کے ساتھ اکیلا رہ گیا اور اس کی زندگی میں سٹرگل شروع ہوئی۔ وہ جو مجھ پر ہزاروں روپے لٹاتا تھا، میری من پسند چیزیں مجھے تحفے میں دیتا تھا، وہ اچانک خالی ہاتھ ہو گیا تھا اور اسی بات نے ہمارے رشتے میں دراڑ ڈال دی تھی۔ میرے لیے وجاہت کی محبت شاید ان چیزوں کے ساتھ وابستہ تھی جو وہ میرے لیے لایا کرتا تھا، اس لیے جب اس نے رشتہ بھیجنے کی بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تم جیسے انسان سے شادی نہیں کر سکتی جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ وہ میری اس بات پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ہم نے تقریباً 4 سال کا عرصہ ایک دوسرے کی محبت میں گزارا تھا۔ اب وہ جب اپنی ماں سے میرے حوالے سے بات کر چکا تھا تو میں پیچھے ہٹ رہی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ شبانہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہاری خاطر دنیا ایک کر دوں گا، میں وہ سب کچھ کروں گا جس سے تمہیں خوشی حاصل ہو، لیکن میرے رشتے کو نہ ٹھکراؤ۔ اگر اس وقت میرے لیے دوسری طرف سے زاہد کا رشتہ آیا تھا، زاہد میرے ابا کے دوست کا بیٹا تھا، کافی پیسے والے لوگ تھے، اپنا کاروبار تھا، جائیداد تھی، سب کچھ تھا، تو پھر بھلا میں وجاہت کے رشتے کو کیوں قبول کرتی؟ میری محبت کے اوپر پیسے کو ترجیح دی تھی اور وجاہت کو بری طرح ٹھکرا دیا تھا۔ پھر میرے ابا نے میرا رشتہ زاہد سے طے کر دیا تھا اور کچھ عرصے بعد مجھے خبر ملی تھی کہ وجاہت بیرون ملک چلا گیا۔ اس کے بعد میرا وجاہت سے کوئی واسطہ نہ رہا۔ ہمارے درمیان ویسے بھی کوئی ایسا تعلق نہیں تھا کہ ایک دوسرے کی خبر رہتی۔ میں زاہد کی دلہن بن کر رخصت ہوئی تو گھر کی بڑی بہو ہونے کے ناطے مجھے گھر کی چابیوں سے لے کر ہر چیز حاصل ہوئی۔ میں نے گھر میں خوب عیش کرنا شروع کر دیا۔ زاہد کا اپنا کاروبار تھا، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنا کاروبار چلاتے تھے، سب کچھ بہت بہترین چل رہا تھا، لیکن پھر حالات پلٹے اور زاہد کا کاروبار اچانک ہی نیچے کی طرف گرنے لگا۔ بھائیوں نے اپنے اپنے کاروبار الگ کیے، اپنے اپنے گھر اور دنیا بھی الگ کر لی، جبکہ میں اور زاہد اپنی جگہ ہی رہ گئے۔ جتنا نقصان ہوا وہ سب زاہد کے حصے میں آیا اور اسے پورا کرنا ناممکن ہو گیا، اور ایسے میں ایک امیر سیٹھ نے زاہد سے ان کا پورا کاروبار خرید کر انہیں اپنے ہی پاس نوکر کے طور پر رکھ لیا۔ میری شادی کے 4 سالوں کے اندر ہی سب کچھ ختم ہو کر میرا شوہر مالک سے ملازم بن گیا تھا۔ وہ اس بات پر بہت زیادہ غمگین تھا، لیکن میں نے مشکل حالات میں ہمت نہ ہاری اور اسے سہارا دیا۔ میں نے وجاہت کو تو چھوڑ دیا تھا لیکن میں زاہد کو نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ وہ میرا شوہر تھا۔ اسی درمیان میں امید سے ہوئی، لیکن ان ساری مشکلات کی وجہ سے میرا حمل بھی زیادہ دن نہ رہ سکا۔ ہم دونوں اولاد کی خوشی سے بھی محروم ہو گئے۔ پھر ہمارے حالات اتنے بگڑے کہ وہ بڑا سا گھر جو حویلی نما تھا، ہمیں وہ بھی چھوڑ کر کرائے کے گھر میں آنا پڑا اور زاہد اپنے ہی کاروبار میں ایک ملازم کی طرح نوکری کرنے لگے۔ جیسے تیسے ہمارے گھر کا گزارا چل رہا تھا، لیکن پھر میں دوبارہ امید سے ہوئی اور کچھ عرصے بعد ہی میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ فوری طور پر مجھے ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا ہوگا اور آپریشن کرنا ہوگا کیونکہ بچہ اندر ہی دم توڑ چکا ہے، اور یوں میرے شوہر کو میری خاطر ادھار لینا پڑا۔ وہ مجھے کسی ایسے ہسپتال نہیں لے جانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے شہر کے بڑے ہسپتال میں داخل کروایا اور اپنے سیٹ سے 2 لاکھ روپے لے کر ہسپتال کا بل ادا کیا۔ ہمارا دوسرا بچہ بھی اس دنیا سے چلا گیا اور ہم پر 2 لاکھ روپے کا قرضہ چڑھ گیا۔ میرے شوہر نے اپنے بھائیوں کے بجائے اپنے سیٹ پر اعتبار کر کے ان سے قرضہ لے لیا تھا، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی کیونکہ ان کے سیٹ کی نظر ان کے کاروبار اور بنگلے کے بعد اب مجھ پر تھی۔
जब मेरे शोहर को इस बात का एहसास हुआ तो वो अपने भाइयों के पास गए और उनसे मदद मांगी, लेकिन उनके किसी भी भाई ने उनकी मदद नहीं की। सब यही कहने लगे कि कारोबार आजकल अच्छा नहीं चल रहा, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। जब तक सब एक साथ थे तो सबसे ज्यादा मेहनत मेरे शोहर करते थे। सारा कारोबार भी उनका ही खड़ा किया हुआ था कि वो बड़े बेटे थे और उन्होंने रोज अव्वल से अपने बाप के साथ मिलकर बहुत मेहनत की थी। लेकिन इसी कारोबार में से सबने अपने लाखों रुपए का हिस्सा बनाया और फिर आखिर में मेरे शोहर को छोड़ दिया। किसी ने उन्हें 2 लाख रुपए ना दिए और अब बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि उन्हें वजाहत से पैसे मांगने पड़े थे और वजाहत ने बदले में एक रात मांगी थी। वो एक रात जो शायद मेरे लिए क़यामत जैसी होती। मेरे शोहर ने कह दिया था कि वो सुबह वजाहत को इनकार कर देंगे और फिर वो छत पर चले गए थे। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि अगर हमने वजाहत से पैसे लेकर सेठ को ना दिए तो मेरी जिंदगी से भी बदतर हो जाएगी। वजाहत ने तो एक रात मांगी थी, लेकिन वो सेठ तो शायद सारी जिंदगी मुझे नोचता रहता। मैं पूरी रात सोचती रही थी और बिल आखिर मैंने खुद को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि मैं अपने शोहर की खातिर वजाहत के कदमों में बिछ जाऊंगी। मुझे वजाहत से मोहब्बत नहीं रही थी, बल्कि सच कहूं तो मुझे उससे नफरत का एहसास हुआ था, जिसने इस मुश्किल वक्त में अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए मेरा साथ मांग लिया था। अगली सुबह शाहिद कहने लगे कि मैं वजाहत को इनकार करने जा रहा हूं। मैं उन्हें रोकने लगी थी कि इतने में दरवाजा बजा और पुलिस वालों के साथ मेरे शोहर का सेठ हमारे दरवाजे पर आ गया। कहने लगा कि तुम्हारे पास आज शाम तक का वक्त है, अगर पैसे नहीं दिए तो हवालात जाने के लिए तैयार हो जाना। फिर साथ ही उसने अपनी गंदी नजर मुझ पर डाली थी। चाहो तो अब भी सौदेबाजी हो सकती है। मैंने आगे बढ़कर कहा, सेठ साहब पैसों के इंतजाम हो गया, आपको शाम में आपके पैसे मिल जाएंगे, अभी आप यहाँ से जाएं। और दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया था। मेरा शोहर मुझे हक्का बक्का देखता रह गया था। ये क्या कह दिया है तुमने, पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? मैंने गुस्से में जाहिद को देखा और कहा, तो फिर क्या चाहते हैं? अब सारी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे सड़ना चाहते हैं या फिर सारी उम्र के लिए मुझे सेठ के हवाले करना चाहते हैं? इससे बेहतर तो यह है कि मैं एक रात के लिए वजाहत के साथ रह लूं। मेरे कहने पर वो बिल्कुल खामोश हो गए थे। ये कोई मजाक नहीं है शबाना, मैं भी जानती हूँ जाहिद ये मजाक नहीं है, लेकिन यही वक्त का तकाजा है। आप जाएं और वजाहत से पैसे लेकर अपने सेठ को दे दें। मेरे कहने पर जाहिद खामोशी से बाहर निकल गए थे और फिर जब शाम को वापस लौटे थे तो उनके कंधे झुके हुए थे। मैंने सेठ साहब के पैसे वापस कर दिए हैं। सेठ साहब का मुंह देखने लायक हो गया था। उन्हें यकीन था कि मैं कहीं से भी पैसे नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें पता है कि मेरे भाइयों ने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? क्योंकि सेठ साहब ने उन्हें भी खरीद लिया था। उनके आपस में कारोबारी मुआहदे हो गए हैं और उन्होंने ही मेरे भाइयों को मना किया था कि वो मेरी मदद ना करे और मेरे भाइयों ने अपने कारोबार चमकाने के लिए मेरी मदद नहीं की। आज मुझे ये बात पता चली है तो मेरा दिल पूरी तरह टूट गया है। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो ना जाने क्या होता। मेरी इज्जत की खातिर, मेरे मान की खातिर बस एक रात अब तुम्हें वजाहत के साथ गुजारनी होगी। वो जाने खुद को समझा रहे थे या मुझे। जब रात हुई तो मैं खामोशी से जाहिद के साथ घर से निकली और वजाहत के घर पहुंच गई। घर क्या था, एक आलीशान बंगला जैसा था। मैं अंदर गई तो वजाहत ने मेरा इस्तकबाल किया और मुझे बेडरूम में बिठा लिया। कहने लगा उसकी अम्मी और बहनें किसी रिश्तेदार की शादी में गई हैं और एक हफ्ते बाद लौटेंगी। मैं बस खामोशी से नजर झुकाए बैठी थी, उंगलियां आपस में फंसाए उन्हें मरोड़ रही थी। कुछ कहोगी नहीं शबाना, उसने बड़ी गहरी निगाहों से मुझे देखा था। मैंने नजर उठाकर देखा तो आंखों में आंसू झलमलाने लगे। मुस्कुराया और कहने लगा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। और फिर वो वॉशरूम में चला गया और मैं अल्लाह से दुआ मांगने लगी कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा दे। मैंने ये फैसला कर तो लिया था, लेकिन मैं जानती थी कि ये गुनाह है। मैं ये हरगिज भी नहीं करना चाहती थी। मैंने वजाहत को पैसे की वजह से ठुकराया जरूर था, लेकिन मैं उस तरीके से कभी दोबारा वजाहत की जिंदगी में शामिल होने का सोच भी नहीं सकती थी। काफी देर बाद वो शावर लेकर बाहर आया तो मुस्कुराकर मेरे करीब आ गया, हाथ पकड़ा और खींचकर बिस्तर पर बिठा लिया। मेरे हाथ पांव थर थर कांपने लगे थे। उसने मेरी गर्दन के गिर्द अपने हाथ रखे और कहने लगा, मुझे पहचानती हो ना, मैं आज भी वही हूँ जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। देखो किस्मत तुम्हें खुद ही मेरे कमरे में ले आई है। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने मुझे अपनी बाहों में भरा और मेरे नजदीक हो गया। मेरे कान पर झुकते कहने लगा कि अब तो तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो और देखो जिस जिस दौलत की खातिर तुमने मुझे छोड़ा था, मैंने आज उसी दौलत से तुम्हें खरीद लिया है। अब बताओ कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ या जाहिद? मैं घबरा कर पीछे हुई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। बस दिल चाह रहा था कि दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दो और यहाँ से फरार हो जाऊं। वो मुझसे कुछ फासले पर पीछे हुआ और कहने लगा कि अगर चाहो तो जाहिद को हमेशा के लिए छोड़कर मेरी जिंदगी में शामिल हो सकती हो। मैं तुम्हें कबूल करने को तैयार हूँ। देखो मेरे पास कितना पैसा है, मेरा घर तुम्हारे घर से ज्यादा
आलीशान है और मेरे पास तुम्हारे शोहर से कहीं ज्यादा पैसा है, और अगर तुम चाहो तो उससे तलाक ले सकती हो। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। वो चाहत की बात पर मेरा दिल कट गया था। मैं उठ खड़ी हुई और कहा कि आज मैं यहाँ बहुत मजबूरी में आई हूँ। मेरे शोहर की इज्जत का मामला ना होता तो मैं कभी यहाँ ना आती। मैं उसे पुलिस स्टेशन नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए मैं खुद चलकर यहाँ तक आई हूँ। तुम आज की रात जो चाहे करो, लेकिन सुबह होते ही मैं वापस अपने शोहर के पास चली जाऊंगी। मैं बुरी तरह रोने लगी थी। वो चाहत गौर से मुझे देखने लगा, कहने लगा कि क्या आज पैसा मायने नहीं रखता? इसी पैसे के लिए तो तुमने मुझे छोड़ा था और इसी पैसे के लिए मैं सालों परदेस गुजार कर आया हूँ। आज मेरे पास बहुत पैसा आ गया है, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। फिर क्या प्रॉब्लम है? मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, उस वक्त मुझ पर जवानी का जोश चढ़ा हुआ था, मेरे लिए पैसा ज्यादा अहम था, लेकिन आज मैं रिश्तों का मतलब समझती हूँ। जाहिद मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्होंने मेरी खातिर हमेशा बहुत कुछ किया है, और ये जो 2 लाख रुपए का कर्जा उन पर चढ़ा था ये भी मेरी वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपने सेठ से उधार लिया था। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके सर से ये बोझ उतारने में उनकी मदद करूं। अब तुम अपना पैसा मुझसे वसूल करो और मुझे जाने दो। मेरी बात पर वजाहत बस मुझे देखता रह गया और फिर धीमे से मुस्कुराया और कहने लगा कि वाकई मैंने हमेशा तुम्हें समझने में गलती की है। जब पहली बार तुम मुझे मिली तो मुझे लगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और इसलिए मैं तुम्हारे पीछे दीवाना हो गया। फिर जब तुमने पैसे की खातिर मुझे छोड़ा तो मुझे यकीन आ गया तुम एक लालची औरत हो जिसे सिर्फ पैसा चाहिए था, और इसलिए मैं परदेश चला गया ताकि ज्यादा अमीर होकर वापस लौटूं। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी शादी मेरे ही दोस्त से हुई है। जब मैंने तुम्हें जाहिद के घर में देखा तो सोचा कि अब तो तुम पैसे की खातिर मेरे पास वापस आ जाओगी, क्योंकि जाहिद के पास पैसा नहीं रहा। लेकिन एक बार फिर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। शायद मैं वाकई तुम्हें हर बार समझने में गलती कर देता हूँ। इस बार तुमने पैसे की बजाय मोहब्बत को चुन लिया, वो मोहब्बत जो शायद तुम्हें अपने शौहर से है। मैंने हर बार तुम्हें जो समझा उससे अलग ही पाया। मुझे लगा था कि मैं अपना पैसा तुम्हारे आगे बिछाऊंगा और तुम मेरी हो जाओगी, लेकिन मुझे यकीन आ गया है कि तुम अपने शौहर को नहीं छोड़ोगी। इसलिए मैं वापसी के दरवाजे खोल रहा हूँ, अभी और इसी वक्त वापस लौट जाओ। वो चाहत की बात पर मैंने बेयकीनी से उसे देखा था। वो वाकई संजीदा चेहरा लिए खड़ा था। कहने लगा कि तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो और तुम एक पाकीज़ा औरत हो और मैं तुम्हें दागदार नहीं कर सकता। तो वापस जाहिद के पास लौट जाओ, अब उसका कर्जा उतर चुका है। मुझे भी वापसी कोई पैसा नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत और एहतराम है। वह चाहत ने खुद ना सिर्फ वापसी के दरवाजे खोले थे बल्कि वो मुझे छोड़ने के लिए घर आया था। जाहिद जो घर के दरवाजे पर ही बैठे थे मुझे देखकर हैरान रह गए, फिर आगे बढ़कर मेरे गले लगे, बुरी तरह रोने लगे। वो चाहत ने उनसे माफी मांगी थी और कहा था कि वो बस मेरे किरदार को देखना चाहते थे और कुछ नहीं, और फिर वो वापस चले गए थे। वह चाहत के जाने के बाद मैं जाहिद के साथ अपने घर में दाखिल हुई तो मुझे लगा जैसे मैं किसी सुकून भरी जन्नत में आ गई हूँ। ना अब हम पर कर्जों का बोझ था और ना ही मेरी इज्जत को कोई खतरा था। वजाहत ने दोस्ती का फर्ज निभाया था और मोहब्बत का भरम भी रख लिया था। कुछ दिनों बाद वजाहत अपनी शादी का कार्ड लेकर हमारे दरवाजे पर आया था। वो अपनी ही कजिन से शादी करने जा रहा था। उसने एक बार फिर जाहिद से माफी मांगी थी और मुझसे भी। हमने उसे दिल से माफ कर दिया था। वो तो हमारा मोहसिन था जिसने हमारे साथ बहुत ही एहसान का मामला किया था। फिर वजाहत ने बताया कि वो परदेश नहीं जाना चाहती, वो यही नया कारोबार शुरू करना चाहता है और मेरे शोहर के तजर्बे से फायदा हासिल करना चाहता है। वो मेरे शोहर को अपने साथ बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता था। हमारे पास कारोबार में लगाने के लिए पैसा तो नहीं था, लेकिन जाहिद के पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट थे, तजर्बा था और वो इसी के साथ कारोबार में शामिल होने जा रहा था। वो दोनों मिलकर एक नए कारोबार की बुनियाद रखने वाले थे और मैंने खुदा से दुआ की थी मेरे शोहर जल्द ही तरक्की और कामयाबी हासिल कर ले।